हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्याजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान बजट 2022-23 का पार्ट 2। तो दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। तो राजस्थान के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग और करियर काउंसलिंग कर अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए उनके ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस, जो कि उदयपुर के महाराजा का निवास था, वहां आज़ादी के बाद यह संपत्ति राजस्थान सरकार के हिस्से में आ गई थी। तो वहां पे 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई। जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स। तो सर्विस सेक्टर, एमएसएमईज एवं स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाने की घोषणा की गई। और इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर डब्लू हब बनाया जाना भी प्रस्तावित है। तो अभी जैसे कि अभी हमने देखा एमएसएमईज और प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़, तो इनके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि लघु, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। तो ये भारत सरकार ने एमएसएमई योजना की शुरुआत करके इसी के माध्यम से एक मंत्रालय छोटे और मध्यम कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम करती है। रीको क्या होता है? रीको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। तो ये राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और यह लघु, मध्यम और बृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इन श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या है? प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट में उद्यमियों को इंडस्ट्री के लिए भूखंड खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रीको ही भवन और भूमि उपलब्ध करवाता है। साथ ही प्लग एंड प्ले सुविधा वाले इंडस्ट्रियल एरिया में उद्यमियों के लिए पहले से ही सभी सुविधा मौजूद होती है और वे वहां पे जाके सीधे तौर पर अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं। साथ ही बिजली, पानी और अन्य मंजूरियां भी दिलवाने का काम रीको के द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। तो वर्क फ्रॉम होम योजना के जरिए महिलाओं को घर बैठे रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का रोहट पाली में आयोजन। तो प्रदेश में भारत स्काउट व गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट यानी पाली में किया जाएगा। इसमें देश विदेश के लगभग 25,000 स्काउट या गाइड भाग लेंगे और इस पर 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो भारत स्काउट और गाइड क्या होता है? ये भारत का नेशनल स्काउटिंग एवं गाइडिंग एसोसिएशन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए डिज़ाइन की गई एक अच्छी नागरिकता के लिए एक स्वीकृत प्रकार का चरित्र प्रशिक्षण और तैयारी है। एक ट्रेनिंग है जो कि अच्छी नागरिकता के लिए ट्रेनिंग देती है और जो जिम्मेदारी और भरोसेमंद प्रेम की भावना का प्रतीक है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 17 राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो चुका है और ये 18वां है जो कि रोहट पाली में होगा। विश्व स्तर पर भी इनका आयोजन होता है। स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग संगठन है जिसमें 172 सदस्य हैं और अब तक 24 विश्व जम्बूरियां अलग अलग देशों में आयोजित हो चुकी हैं। बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में विज्ञान केंद्र। तो आमजन विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर और कोटा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र यानी साइंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इनमें विज्ञान के विद्यार्थियों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों एवं उपलब्धियों आदि की जानकारी दी जाएगी तथा जनसाधारण को विज्ञान के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसओजी में परीक्षाओं के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन।
तो भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। एसओजी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, यानी विशेष ऑपरेशन समूह। ये एक टीम होती है 4 से 5 पुलिस कर्मियों की, जो बड़े से बड़े अपराधों के खुलासे करने और उनसे निपटने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा एसओजी का गठन किया जाता है। यह वर्ष 2013 में किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदेश में होने वाले अपराध जो एक पहेली बन चुके हैं उन्हें सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है, बल्कि इस टीम में शामिल होने वाले जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अन्य पुलिसकर्मियों की अपेक्षा अधिक तेज, तर्रार, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, अचूक निशाना लगाने आदि में दक्ष होते हैं। और दूसरे शब्दों में कहे तो ये साधारण पुलिसकर्मियों की तुलना में कुछ विशेषताएं होती हैं इनके अंदर। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका चयन एसओजी में किया जाता है। तो हाल ही में जो रीड पेपर लीक मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही एसओजी ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो अब इसके अंदर ये बजट में ऐलान किया गया है कि अलग से एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। तो राज्य में औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया से वंचित 147 उपखंडों में वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। अब इनको विकसित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है। आगामी वर्ष 2022 में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कि ग्रेटर भिवाड़ी में है, बोरानाड़ा जो कि जोधपुर में है, यहाँ पे 250 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुमंजिला एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें आईटी या रेडीमेड गारमेंट्स या ज्वेलरी एवं सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ स्थापित किया जा सकेगा। यानी कि सारी सुविधाएं पहले से ही होंगी, बस वहाँ पे उद्यमियों को वहाँ पे जाके अपना उत्पादन शुरू करना है। साथ ही जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह की स्थापना भी की जाएगी। इनलैंड ड्राई पोर्ट क्या होता है? ये एक इंटरमॉडल टर्मिनल होता है जो कि सीधे सड़क या रेल के द्वारा एक बंदरगाह से जुड़ा होता है, जो कि समुद्री माल के परिवहन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है। पचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। तो इसके आधारभूत संरचना के चरणबद्ध विकास हेतु रीको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस क्षेत्र में जो स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयां हैं इनको रिप्स के अंतर्गत भी लाभान्वित किया जाएगा। रिप्स क्या होता है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम पॉलिसी, मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना। तो यह योजना 2014 से राज्य में चल रही है और यह योजना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी जो अपना नया कारोबार स्थापित करना चाहते हैं या पहले से ही लगे हुए उद्यमों और इकाइयों में निवेश करके उन्हें और अधिक विकसित करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ छूट प्रदान की जाती है उनको। औद्योगिक इकाइयों हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन, 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती। तो राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को सहज और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी 2022 में। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है यानी अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है? ये जो भारतीय अर्धसैनिक बल होता है ये और भारतीय सैनिक बल दोनों में अंतर होता है। ये दोनों का काम देश की सुरक्षा करना होता है, लेकिन दोनों बलों को अलग अलग परिस्थितियों में काम करना होता है। भारतीय सेना जो होती है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वहीं जो अर्धसैनिक बल है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय सेना के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं और अर्धसैनिक बलों में BSF, CISF, CRPF जैसे सुरक्षा बल आते हैं।
इनमें मूल अंतर ये है कि जो भारतीय सेना है वो देश के बाहरी खतरों से निपटने के लिए होती है, वहीं जो अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती देश के अंदर के खतरों के लिए होती है, जैसे कि नक्सल समस्या या महत्वपूर्ण इमारतों के खतरों की जैसे सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा या अन्य आंतरिक मोर्चों पर इनको तैनात किया जाता है। तो सीआईएसएफ भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका मुख्य कार्य भारत के सरकारी उद्योगों की रक्षा करना है। इसके अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्य, मेट्रो, भारत के वीआईपी लोगों की सुरक्षा, भारत के धरोहर जैसे ताजमहल किला एवं देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। एससी व एसटी, ये एसटी है, विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए। तो वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने में 100 करोड़ रुपए के विकास कोष बनाने की घोषणा की थी। अब एससी व एसटी विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के आगामी वर्ष यानी 2022 में 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस प्रत्येक कोष के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए रोजगार उन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए व्यय होंगे, 150 करोड़ रुपए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यय होंगे, 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और जन सहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष। तो सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना आदि कार्य हाथ में लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सामान्य श्रेणी के होते हैं यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनमें नहीं आते हैं, और जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होती है। उन्हें केवल आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाता है। इंदिरा रसोई की संख्या 1250 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय। तो शहरी क्षेत्रों एवं बड़े कस्बों में जरूरतमंदों, मजदूरों और विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा व पौष्टिक भोजन दिया जाता था और राज्य सरकार के द्वारा इस पर 12 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है तथा भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार सम्मिलित होते हैं। तो वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इनकी उपयोगिता और लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 1000 किए जाने की घोषणा की गई और इस पर 250 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 एवं कालीबाई भील व देवनारायण योजना में 20,000 स्कूटी। तो कॉलेज जाने वाले जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनको रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को जो 2 स्कूटी दी जा रही थी उनकी संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी जो छात्राएं हैं इनको स्कूटी दी जाती थी, तो इनको दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर के 20,000 करने की घोषणा की गई। जामडौली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडौली जो कि जयपुर में है, यहाँ पे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। साथ ही नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। इन दोनों संस्थानों की स्थापना पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त तो दिव्यांगों के लिए एनजीओस के द्वारा संचालित स्कूल, आवासीय विद्यालयों को वेतन भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90% से बढ़ाकर 100% किए जाने की घोषणा की गई। बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू। तो राज्य में बेघर वृद्धजन या कामकाजी महिलाओं और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर एक संस्था है, इसकी तर्ज पर
मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। आगामी वर्ष यानी 2022 में 75 क्षमता के 45 घरों को स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इस हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू। तो राजस्थान की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां इन 5 जिलों के लिए प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 की सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपने और अपने बच्चों के पोषण पर ध्यान दे पाए और इससे कुपोषण में भी कमी आएगी। तो अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश यानी पूरे राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है और इसमें लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी और इस पर 210 करोड़ रुपए का व्यय होगा। सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे यानी हॉस्टल बनाए जाएंगे और ये खोले जाएंगे जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर और जालौर इन 6 जिलों में इनको खोला जाएगा। पालनहार योजना। तो पालनहार योजना क्या होती है? इसके अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चे या जिनके माता पिता मर गए हैं उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था किसी संस्था के द्वारा नहीं की जाकर के बल्कि समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति को पालनहार बनाया जाता है उनका, और इसके लिए राज्य की ओर से कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस बजट में ये बोला गया कि इस योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को जो मिलने वाली सहायता राशि है 500 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1,500 रुपये कर दी जाएगी और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपये से बढ़ा करके 2,500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा की गई और इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होगा। लगभग 14,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।